बुधवार को बाजार ने दिन की निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी लगभग सपाट ही बंद हुए। इसके बावजूद मिड कैप शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे बाजार का कुल माहौल पूरी तरह कमजोर नहीं लगा। निफ्टी 50 ने भारी शेयरों के दबाव के बावजूद 26,100 के ऊपर खुद को संभाले रखा। इसका मतलब है कि नीचे के स्तरों पर अभी भी खरीदारी का सपोर्ट बना हुआ है, खासकर मिड कैप सेगमेंट में। सेंसेक्स करीब 102 अंकों की गिरावट के साथ 84,961 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 38 अंक फिसलकर 26,141 पर आ गया। ये गिरावट बहुत बड़ी नहीं थी, जिससे साफ है कि बाजार में घबराहट नहीं थी, बल्कि हल्का दबाव ही दिखा। बैंकिंग शेयरों में कमजोरी देखने को मिली, जिससे निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 128 अंक गिरकर 59,991 पर बंद हुआ। खास तौर पर बड़े बैंक शेयरों में बिकवाली ने बैंकिंग इंडेक्स को पीछे खींचा। इसके उलट निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने 276 अंकों की मजबूती दिखाई और 61,425 पर बंद हुआ। मिड कैप शेयरों में खरीदारी थोड़ी ज्यादा रही, जिससे बाजार की चौड़ाई यानी ब्रेथ पॉजिटिव बनी रही। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज ऑटो, कोल इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अडानी एंटरप्राइजेज जैसे शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली, जिसने बाजार को नीचे फिसलने से बचाया। वहीं मारुति सुजुकी इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे शेयर दबाव में रहे और बाजार के लिए सबसे बड़े ड्रैग बने। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के शेयरों ने बाजार को सपोर्ट दिया और गिरावट को सीमित रखने में मदद की। अगर आईटी शेयरों में ये मजबूती नहीं होती तो निफ्टी पर दबाव और ज्यादा नजर आ सकता था। एचडीएफसी बैंक और ऑटो शेयरों की कमजोरी की वजह से बाजार की रिकवरी पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाई। खासकर ऑटो शेयरों में मुनाफा वसूली ने तेजी को रोक दिया। निफ्टी के भीतर सिप्ला सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में रहा, क्योंकि उसके एक अहम दवा पार्टनर को यूएस एफडीए की तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले। इससे निवेशकों में चिंता बढ़ी और शेयर दबाव में आ गया। मारुति सुजुकी में रिकॉर्ड हाई लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिली और शेयर दिन के दौरान करीब 5% तक टूट गया। लगातार तेजी के बाद ये गिरावट प्रॉफिट बुकिंग की तरह देखी जा रही है। टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस पर तिमाही अपडेट के बाद दबाव बना रहा, जिससे शेयर करीब 2% गिर गया। निवेशकों को फिलहाल इस सेगमेंट में सुधार के साफ संकेत नहीं दिखे। ऑटो इंजीनियरिंग और आरएनडी से जुड़े शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद टाटा एलेक्सी और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज जैसे शेयरों में 6 से 10% तक की उछाल आई। ज्वेलरी सेक्टर में भी अच्छी खरीदारी दिखी, क्योंकि तीसरी तिमाही के नतीजे मजबूत रहे। टाइटन, सेंको गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स जैसे शेयर 4 से 11% तक चढ़ गए। मिड कैप फार्मा शेयरों में नतीजों से पहले खरीदारी देखने को मिली। ल्यूपिन और टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स इस सेगमेंट के टॉप गेनर्स रहे, जिससे फार्मा सेक्टर में पॉजिटिव माहौल बना। इंश्योरेंस शेयरों में महीने के अपडेट से पहले बिकवाली का दबाव दिखा। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर रहा। हिंदुस्तान जिंक के शेयर 2% से ज्यादा टूटे, क्योंकि चांदी की कीमतें रिकॉर्ड लेवल से फिसल गईं। मेटल कीमतों में कमजोरी का सीधा असर शेयर पर दिखा। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने उम्मीद से कमजोर तिमाही अपडेट दिया, जिसके बाद शेयर दबाव में आ गया। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी बाजार के आखिरी हिस्से में कमजोर बंद हुआ। लेमन ट्री होटल्स के शेयरों में 4% से ज्यादा की तेजी आई, क्योंकि खबरें हैं कि वॉरबर्ग पिंकर्स कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीद सकता है। इस तरह की डील की उम्मीद से निवेशकों का भरोसा बढ़ा। एमवी ने अपनी तेजी जारी रखी और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में कुल मिलाकर 15% से ज्यादा चढ़ चुका है, जिससे इस शेयर पर बाजार की नजर बनी हुई है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में 3% की और तेजी आई, क्योंकि शुक्रवार को मार्केट कपलिंग से जुड़े केस की सुनवाई होनी है, जिसे लेकर निवेशक पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इंडियन होटल्स कंपनी के शेयर करीब 2% टूट गए, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने इस स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया। ब्रोकरेज की राय बदलने का असर निवेशकों की सेंटिमेंट पर साफ दिखा। आज कमोडिटी मार्केट में थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है और पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद मुनाफा वसूली साफ नजर आ रही है। खासतौर पर गोल्ड और सिल्वर में ऊपरी स्तरों से हल्की गिरावट आई है। एमसीएक्स गोल्ड फरवरी फ्यूचर्स करीब 1,38,800 से 1,39,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा। कल के मुकाबले इसमें हल्की गिरावट रही। सिल्वर में भी दबाव देखने को मिला।
मार्च फ्यूचर्स लगभग 2,58,000 से 2,59,000 रुपए प्रति किलो के दायरे में ट्रेड हुए। एनर्जी सेगमेंट में क्रूड ऑयल आज कमजोर नजर आया। MCX क्रूड करीब 5,070 से 5,200 रुपए प्रति बैरल की रेंज में ट्रेड करता दिखा, जहां डिमांड को लेकर चिंता और सप्लाई से जुड़े अपडेट्स का असर दिखा। नेचुरल गैस में इसके उलट हल्की मजबूती देखने को मिली। MCX नेचुरल गैस लगभग 315 से 330 रुपए के स्तर पर ट्रेड करता दिखा, जिससे शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ नजर आता है। बेस मेटल्स में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। कॉपर करीब 1,339 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एल्यूमिनियम और जिंक में भी कोई बड़ी हलचल नहीं दिखी। आज रुपए ने डॉलर के मुकाबले मजबूती दिखाई और 89.84 पर बंद हुआ। ये पिछले सेशन के 90.11 के मुकाबले करीब 0.30% की मजबूती है। अगर पिछले एक महीने का ट्रेंड देखें तो रुपया करीब 0.32% मजबूत हुआ है। अब गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ये फिलहाल 26,237.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी का ये स्तर पिछले क्लोज के मुकाबले थोड़ा नीचे है। इससे संकेत मिल रहा है कि अगले ट्रेडिंग सेशन में शुरुआत हल्की नेगेटिव या कॉशियस रह सकती है। HDFC बैंक के शेयर लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में दबाव में नजर आए। आज करीब 1752 करोड़ रुपए का बड़ा ब्लॉक डील हुआ, जिसकी वजह से स्टॉक में एक्टिविटी काफी ज्यादा रही और निवेशकों में हल्की चिंता दिखी। HDFC बैंक में आज के सेशन में 3750 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयरों का लेन देन हुआ। खास बात यह रही कि इसमें से 85% से ज्यादा वॉल्यूम डिलीवरी के लिए मार्क किया गया, यानी शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की भी भागीदारी दिखी। आज शेयर 1.24% की गिरावट के साथ 950.25 रुपए पर बंद हुआ। PTC इंडस्ट्रीज को इसरो से जुड़ा एक अहम ऑर्डर मिला है। कंपनी को 40 टन टाइटेनियम स्पंज को एडवांस टाइटेनियम एलॉय इनगॉट्स में बदलने का काम सौंपा गया है। ये ऑर्डर VSSC के लिए है, जिसमें Ti6Al4V एलॉय इनगॉट्स को डबल वेयर प्रोसेस के जरिए तैयार किया जाएगा। ये तकनीक हाई एंड एरोस्पेस और स्पेस मिशंस में इस्तेमाल होती है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आज शेयर 1.01% की गिरावट के साथ 17,000 रुपए पर बंद हुआ। बैंकिंग स्पेस में ICICI बैंक वो शेयर रहा है जिसने पिछले 4 सेशंस में निफ्टी की गिरावट को काफी हद तक संभाल कर रखा। जब बाकी बैंक शेयर दबाव में थे तब ICICI बैंक ने स्टेबिलिटी दिखाई। ICICI बैंक को लेकर एनालिस्ट्स का नजरिया काफी पॉजिटिव बना हुआ है। 51 एनालिस्ट्स में से एक भी सेल की सलाह नहीं दे रहा। 48 एनालिस्ट्स बाय और 3 एनालिस्ट्स होल्ड की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जो मजबूत भरोसे को दिखाता है। आज शेयर 1.02% की तेजी के साथ 1425.60 रुपए पर बंद हुआ। वॉकहार्ट के शेयरों में करीब 4% की तेजी देखने को मिली। कंपनी ने अपने ड्रग WCK-5222 के लिए यूरोपियन रेगुलेटर के पास मार्केट ऑथराइजेशन की प्ली दाखिल की है। चेयरमैन हबील खुराकीवाला पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूरोप में जेनिच को लेकर अप्रूवल जुलाई या अगस्त तक मिलने की उम्मीद है। अगर मंजूरी मिलती है तो यूरोप में इसका मार्केट साइज करीब 400 से 500 मिलियन डॉलर तक हो सकता है। आज शेयर 3.09% की तेजी के साथ 1511 रुपए पर बंद हुआ। वेदांता को दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। कोर्ट ने गुजरात कोस्ट के पास मौजूद ऑफशोर ऑयल ब्लॉक को लेकर स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दिया है। सरकार ने उस समय प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के एक्सटेंशन से इनकार कर दिया था। आज शेयर 0.04% की तेजी के साथ 622 रुपए पर बंद हुआ। ग्लैंड फार्मा को US FDA से एक अहम मंजूरी मिली है। कंपनी को आई एलर्जी के लिए इस्तेमाल होने वाली OTC ड्रग ओलिपैटाडाइन हाइड्रोक्लोराइड ऑप्थैल्मिक सोल्यूशन की अप्रूवल मिली है। ये दवा एल्कॉन लेबोरेटरीज की पैटेडे वंस डेली रिलीफ के इक्विवेलेंट है। शेयर 0.99% की बढ़त कर करीब 1710 रुपए तक पहुंच गए। DE डेवलपमेंट इंजीनियर्स में सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर बड़ा बदलाव हुआ है। कंपनी ने ब्रह्म प्रकाश यादव को नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है, जबकि मौजूदा CFO समीर अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये फैसला 6 जनवरी को हुई बोर्ड मीटिंग में लिया गया। इस खबर के बाद 7 जनवरी को DE डेवलपमेंट इंजीनियर्स का शेयर ₹207.15 रुपए पर बंद हुआ, जो करीब 1.32% की गिरावट दिखाता है। इन्फोसिस लिमिटेड ने AI के क्षेत्र में एक अहम कदम उठाया है और कॉग्निशन के साथ पार्टनरशिप की है। इस समझौते के तहत इन्फोसिस अपने ग्लोबल इंजीनियरिंग इकोसिस्टम में AI सॉफ्टवेयर एजेंट डेविन को डिप्लॉय करेगा। डेविन को इन्फोसिस के क्लाइंट डिलीवरी मॉडल्स में भी शामिल किया जाएगा, जिससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट बनाया जा सके। इस पॉजिटिव खबर के बाद शेयर 1.72% चढ़कर 1640 रुपए पर बंद हुआ।
विप्रो ने अपनी हाइब्रिड वर्क पॉलिसी को और सख्त कर दिया है। अब कर्मचारियों को हफ्ते में कम से कम 3 दिन ऑफिस आना होगा और हर दिन मिनिमम 6 आवर्स काम करना अनिवार्य रहेगा। इससे पहले विप्रो ने 3 दिन ऑफिस आने का नियम तो तय किया था, लेकिन मिनिमम वर्किंग आवर्स साफ नहीं किए थे। इस पॉलिसी अपडेट के बावजूद मार्केट ने इसे नेगेटिव तरीके से नहीं लिया। शेयर 1.79% की तेजी के साथ 270 रुपये पर। बालाजी अमीन्स को महाराष्ट्र सरकार से PSI 2013 पॉलिसी के तहत अपना यूनिट 4 विस्तार प्रोजेक्ट के लिए 258 करोड़ रुपए की सब्सिडी, बिजली ड्यूटी में छूट और 100% स्टैंप ड्यूटी माफी मिलने का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिला है, जो अगले 7 साल तक मान्य रहेगा। कंपनी के शेयर BSE पर 1070.60 रुपीस पर बंद हुए, गिरावट के साथ। पैनासिया बायोटेक ने अपनी भारत में बनी डेंगी वैक्सीन डेंगी ऑल की फेज 3 ट्रायल के लिए 10,335 प्रतिभागियों का एनरोलमेंट पूरा कर लिया है और अगर मंजूरी मिलती है तो कंपनी इसे 2027 तक बाजार में लाना चाहती है। इस खबर के साथ कंपनी के शेयर NSE पर 383 रुपीस पर बंद हुए और लगभग 4.5% की बढ़त दिखाई। NCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीमेंट बिजनेस में ग्रोथ दिखी है, जहां 2026 के पहले 9 महीनों में प्रोडक्शन करीब 3% और डिस्पैच करीब 2% बढ़ा है, जो पिछले साल के मुकाबले बेहतर है। NCL के शेयर NSE पर 211 रुपीस पर बंद हुए, जिसमें मामूली गिरावट रही। इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड अगले दिसंबर 2026 तक IPO लाने की योजना में है, जिसमें करीब 22% शेयर पब्लिक को ऑफर होंगे। IPO से लगभग 600 to 700 करोड़ रुपीस जुटाने और नए ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और हाइड्रोजन इंडेक्स शुरू करने का लक्ष्य है, जिससे गैस कंजम्पशन बढ़ने के ट्रेंड का फायदा मिलेगा। MOIL लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विश्वनाथ सुरेश ने 7 जनवरी 2026 से पदभार संभाला है, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण नेतृत्व बदलाव है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर 376.85 रुपीस पर बंद हुए, थोड़ा नीचे। सिप्ला ने बताया है कि उसकी सप्लाई पार्टनर फार्माथेन की ग्रीस फैसिलिटी पर US FDA की तरफ से 9 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, जिन्हें सिप्ला वर्तमान में इवैल्यूएट कर रही है और स्टॉक एक्सचेंजों को अपडेट दे रही है। सिप्ला के शेयर BSE पर 1465.30 रुपीस पर बंद हुए और लगभग 4.3% की गिरावट दिखाई। मिडवेस्ट लिमिटेड को आंध्र प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी से 30 इयर्स के लिए कलर्ड क्वार्ट्जाइट निकालने का क्वारी लीज मिल गया है, जो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म ऑपरेशन का मौका है। मिडवेस्ट के शेयर NSE पर 1795.20 रुपीस पर बंद हुए, जिसमें करीब 1.24% की बढ़त रही। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने 1000 करोड़ रुपीस के NCD इशू को तय तारीख से पहले ही 8 जनवरी 2026 को बंद करने का ऐलान किया है। इससे जुटाई गई रकम कंपनी अपने कर्ज चुकाने और अन्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए इस्तेमाल करेगी। इसके शेयर NSE पर 2271.90 रुपीस पर बंद हुए, हल्की बढ़त के साथ। NLC इंडिया ने बताया है कि 12 जनवरी 2026 को उसकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इंटरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा, जो निवेशकों के लिए अहम फैसला हो सकता है। अडानी ग्रीन एनर्जी की सहायक कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी 25B लिमिटेड ने असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड के साथ 20.8 मेगावाट सोलर विंड हाइब्रिड बिजली की सप्लाई के लिए पावर कंजम्पशन एग्रीमेंट और ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने सूचना दी है कि 20 जनवरी 2026 को बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही और 9 महीने के अनऑडिटेड वित्तीय नतीजों पर विचार होगा, जो बैंक के अगले फाइनेंशियल रुझानों के लिए संकेत देगा। कैनरा बैंक ने एक्सचेंजों को बताया है कि उसके बेसल 3 अनुरूप टियर 2 बॉन्ड्स पर एनुअल इंटरेस्ट और रिडेम्पशन पेमेंट 7 जनवरी 2026 को समय पर कर दिए गए हैं, जो बैंक की वित्तीय जवाबदेही को दिखाता है। हडको लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक बड़ा MOU साइन किया है, जिसके तहत अगले 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपीस तक की फाइनेंशियल मदद राज्य के हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए दी जाएगी। टाटा स्टील ने 2026 की तीसरी तिमाही में एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन रिपोर्ट किया है, जहां भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन 6.34 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो पिछले तिमाहियों से बेहतर है। मीशो में सीनियर मैनेजमेंट से मेघा अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है, जो कंपनी के बिजनेस डिपार्टमेंट के लिए महत्वपूर्ण बदलाव है। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट ने बताया है कि 4 जनवरी 2026 को उसकी बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही और 9 महीने के अनऑडिटेड नतीजों पर विचार और मंजूरी दी जाएगी। इमामी लिमिटेड ने कहा है कि 4 जनवरी 2026 को तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद कंपनी एनालिस्ट्स और इन्वेस्टर्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल करेगी, जहां कंपनी अपने बिजनेस प्लान और आउटलुक पर बात
भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर विदेशी ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि आने वाले समय में रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में ग्रोथ करीब 7.3% रहने का अनुमान था, लेकिन 2027 में ये घटकर लगभग 6.8% तक आ सकती है, यानी तेजी के बाद अब थोड़ा संतुलन दिख सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से जारी नेशनल अकाउंट्स डेटा कुछ हद तक राहत देता है। इसके मुताबिक 2026 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4% आंकी गई है, जो बताती है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति अभी भी मजबूत बनी हुई है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि महंगाई दोबारा थोड़ा ऊपर जा सकती है। उनका अनुमान है कि 2026 में हेडलाइन इन्फ्लेशन करीब 3.9% रहेगा, जो आरबीआई के 4% टारगेट के काफी करीब है। ऐसे में ब्याज दरों में बड़ी कटौती की गुंजाइश सीमित रह सकती है। ब्रोकरेज का यह भी मानना है कि अगर अमेरिका से जुड़े टैरिफ को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है और इसका असर ग्रोथ पर पड़ता है, तो आरबीआई एक बार और 0.25% की छोटी रेट कट कर सकता है, लेकिन इसके बाद ज्यादा राहत की उम्मीद कम है। सरकार की फिस्कल पॉलिसी को लेकर रिपोर्ट कहती है कि 2026 में इसका जीडीपी पर असर पहले जितना नेगेटिव नहीं रहेगा। 2027 तक फिस्कल डेफिसिट को 4 से 4.2% के दायरे में लाने की कोशिश की जाएगी। रुपए को लेकर भी थोड़ी राहत की बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार रुपए के लिए सबसे बुरा दौर शायद निकल चुका है और ऑयल प्राइस नीचे रहने से 2026 में करंट अकाउंट डेफिसिट करीब 1% तक सीमित रह सकता है।